हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पर जो है वो देख सकते हैं, क्लियरली आपको जो है वो नजर आ रहा है एक पर्टिकुलर कोट। बहुत मीनिंगफुल कोट है कि इज्जत किसी इंसान की नहीं होती है, जरूरत की होती है, और जरूरत खत्म इज्जत खत्म। यही दुनिया का सच है। और जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे तो आपके पीछे पूरी दुनिया पड़ी रहेगी। बट आज की डेट में आप किसी पोजीशन पर नहीं है, एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन पर नहीं है, तो आपको कोई केयर भी नहीं करेगा। कोई पूछेगा तक नहीं, कुछ अगर हो जाए, कोई पूछेगा तक नहीं, बल्कि उल्टा लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि अपना समय बर्बाद कर रहे हो, सही डायरेक्शन में नहीं हो। भले ही आप पूरे दिन दिन भर बैठकर क्यों ना पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट फिर भी लोग क्रिटिसाइज करेंगे। तो एक चीज दिमाग में रखो यार, जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये आपको ऐसी पोजीशन दिलाएगी कि आप सबसे टॉप पर रहोगे। आपको अगर एक छींक भी आ जाएगी ना, तो आपके घर पे गुलदस्ते पहुंच जाएंगे कि आईएएस मैडम को, आईएएस सर को जो है वो उनकी तबीयत खराब हो रही है, ख्याल रखने के लिए सैकड़ों लोग रहेंगे। तो अपनी वर्थ वैल्यू बनाओ। मेन चीज है कि आपको अपनी वर्थ वैल्यू बनानी है, उस पोजीशन पर जाना है, और ये एग्जाम आपको सब कुछ दिलाएगा। इसलिए मन लगा के तैयारी करो एग्जाम की। चलो, मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ अनअकैडमी से रिलेटेड। सबसे पहले तो आप सभी लोग, ये जो डेट है 29 मई 2022, अलार्म लगा लो अपने फोन पे, इस डेट का रिमाइंडर सेट कर लो। 11 बजे का टाइम है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन पे लिंक का यूज करते हुए तुरंत के तुरंत अपने आप को एनरोल कर दो, क्योंकि इस दिन आपका एक टेस्ट होने वाला है अनअकैडमी पर। और ये करंट अफेयर्स का स्पेशल टेस्ट होगा, और ये गेमीफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट है। करंट अफेयर स्पेशल टेस्ट है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज जीएस का मेगा कॉम्बैट है। टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के हैं वो करंट अफेयर्स के आपके लिए क्वेश्चंस बनाएंगे, बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन। 250 लकी पार्टिसिपेंट को अमेजॉन गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका मिलेगा 10,000 रुपए तक। और इवन ये जो टेस्ट होगा ना, उस टेस्ट का इन डेप्थ वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। लाइव टेस्ट होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में ये टेस्ट अवेलेबल होगा। तो आज के आज अपने आप को एनरोल कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। और बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी अनअकैडमी के जितने भी कोर्सेज हैं सबके प्राइस बढ़ रहे हैं, 20% जो है वो हो जाएगा। तो प्राइस बढ़ने से पहले तुरंत के तुरंत खरीद लो अनअकैडमी का जो भी आपको कोर्स खरीदना है। और अगर आप झासर JHASIR इस कोड का यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और कभी भी अनअकैडमी कोड मांगे तो उसको क्या देना है? झासर, JHASIR। और प्रीलिम्स का रिवीजन कार्निवल भी जो है वो चल रहा है, तो इसमें भी आप जो है वो एनरोल हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी। डेली स्कॉलरशिप टेस्ट भी अनअकैडमी कंडक्ट करवाता है, जिसमें आपको 50% तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका है अनअकैडमी में। और आप बिल्कुल टेस्ट दे सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। बहुत सारी चीजें अनअकैडमी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराता है। और देखिए, मंडे टू फ्राइडे रात में 7:30 बजे 20 MCQ होते हैं। 20 MCQs का एक टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाता है। आप जानते होंगे प्रशांत धवन जी को, राइट? काफी फेमस है, वर्ल्ड अफेयर्स करके एक चैनल है, वो भी अनअकैडमी का ही, आपको पता होना चाहिए। तो उस पर ये प्रोवाइड कराते हैं। और बाकी आप इनको भी जानते हैं, डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर जी, तो इनकी भी फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो आपको मिलती है हर सैटरडे शाम में 5 बजे। तो ये सब अनअकैडमी का है, कुछ चीजें जो आपको बतानी थी। तो फटाफट एनरोल कर लो अनअकैडमी में अपने आप को। चलिए, सो गाइस, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, मैं उम्मीद करता हूँ स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। और सभी लोग लाइव सेशन अटेंड किया करें। और जो भी स्टूडेंट हमारे बैच में नहीं है, लाइव सेशन वाले बैच में, तो आप बिल्कुल लाइव सेशन के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी फीस नहीं है अलग से ज्वाइन करने की। नीचे कमेंट बॉक्स पे आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगी, तो उस लिंक के जरिए जो है वो आप ज्वाइन करिए लाइव सेशन को, और लाइव सेशन अटेंड करो। रेगुलर बेसिस पर मॉर्निंग में 9 बजे लाइव सेशन आता है, और सभी स्टूडेंट जो है वो अटेंड किया करो, क्योंकि इसको एक क्लास की तरह लो, इसको एक अपने रूटीन की तरह लो। अगर ये चीज अगर आप फॉलो अप करोगे तो आपको, आपके सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता आपको यार। आपको अपने बस एक टाइम टेबल, एक रूटीन को फॉलो करना है, डिसिप्लिन में रहना है, राइट? चलिए, सो 23 मई 2022 आज की डेट जो है, हम लोग को हेडर पर कोई भी खास न्यूज जो है वो नजर नहीं आ रही है, फ्रंट पेज के हेडर पर। और इसके अलावा ये वाली न्यूज आपको ऑलरेडी पता है गाइस कि अभी जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो ड्यूटी जो है वो कट कर दी है, आप लोग जानते हैं। और फ्यूल के प्राइसेस जो है वो डिक्रीज हो गए, अपने टैक्स का शेयर जो है वो रिड्यूस कर दिया, और फ्यूल के प्राइसेस कम हो गए हैं, राइट? तो कल भी इस चीज के बारे में हमने चर्चा करी थी
यहां पर एक खास जो काम की चीज मुझे लगी वो ये है रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स, सॉरी सेज, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेज। सेज क्या होता है गाइस, कोई मुझे बता सकता है सेज क्या होता है? टैक्स के ऊपर टैक्स, उसको अपन सेस बोलते हैं, और सेस किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। टैक्स के ऊपर टैक्स और किसी इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए उसको कहते हैं सेस। जैसे कि ये रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, मतलब ये जो कलेक्ट किया गया अमाउंट होगा वो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाएगा। सो हुआ यही है कि इन्होंने, बताया जा रहा है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि उन्होंने पूरी की पूरी ड्यूटी पेट्रोल और डीजल के ऊपर रिड्यूस कर दी है और पूरी तरह से रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को जो है वो हटा दिया है, राइट, उसके ऊपर से ड्यूटी हटा दी। तो आपको मेनली रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो है वो पता होना चाहिए, राइट। तो ये एक फैक्ट थोड़ा सा बस ध्यान में रखिए, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके अंदर। बाकी आप जानते हैं फ्यूल के प्राइसेस जो है वो रिड्यूस हो गए, क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, काफी सारी स्टेट क्रिटिसाइज भी कर रही है, राइट, इस चीज को लेकर कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया और उसके बाद फिर अभी डिक्रीज करके उनको लग रहा है कि उन्होंने जो है वो बहुत मतलब लोगों के लिए बहुत अच्छा कर लिया। देखो आप अच्छा करो या बुरा करो, पीपल विल गोइंग टू क्रिटिसाइज, तो अपन को उस चीज में नहीं जाना है, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को चीजों को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि वो आपके एग्जामिनेशन के लिए काम की नहीं, बस आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि पूरी दुनिया भर में जो है वो क्या चल रहा है। और मेन पॉइंट जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा देखो एक और चीज हुई, यूपी के डायरेक्शन को फॉलो कर रही है, उत्तर प्रदेश के डायरेक्शंस को फॉलो कर रही है, पाथ को, डायरेक्शन नहीं कहेंगे, पाथ को, रास्ते को फॉलो कर रहा है आसाम। क्योंकि आसाम में सैटरडे के दिन कुछ लोगों ने मिलकर पुलिस थाने को जला दिया था गुस्से में, और अभी ये चीज नजर आई कि आसाम सरकार जो है, जिन लोगों ने पुलिस स्टेशन को जलाया था उन्होंने उनके घर को तोड़ दिया है। आप फोटो में देख सकते हैं, ये देखिए घर जो है वो तोड़े जा रहे हैं, और हालांकि वहां के डीजीपी का कहना यह है कि घर इसलिए हटाए गए हैं क्योंकि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन थे, राइट, बट बात जो है वो कुछ और थी। और यूपी में भी सेम चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली, राइट, स्ट्रिक्ट चीज है, स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, बट यस इस स्ट्रिक्टनेस के कारण किसी बेकसूर के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट इज कई बार किसी और का ब्लेम किसी और पर चला दिया जाता है, और ये सबसे गंदी चीज है पावर में आने के बाद लोग जो करते हैं। आई थिंक यू गाइस आर अवेयर अबाउट इट, कि जब व्यक्ति एक पावर में होता है, आप जब पावर में होंगे आपके पास इतनी ज्यादा पावर होगी कि आप किसी को भी घर से निकलवा कर थाने में बंद करा सकते हो, किसी को भी इतनी पावर होगी। तो कई बार लोग अपनी पावर का गलत भी उपयोग करते हैं, तो बेचारे बेकसूर कई कई केस बेकसूर भी फंस जाते हैं, और गुनहगार जो है वो बरी हो जाता है, छूट जाता है, राइट। आसाम के अंदर फ्लड की कंडीशन इंप्रूव हुई है, ये एक चीज हम लोग को नजर आ रही है, बाकी और कुछ खास फ्रंट पेज में काम की न्यूज नहीं थी। अच्छा एडिटोरियल काफी अच्छा है, तो उसको हम लोग जो है वो देखेंगे। एक एडिटोरियल है जो काफी अच्छा है, ठीक है। और ये सेकंड पेज जो है वो सिटी वाला पेज है, हमारे लिए उतना कुछ खास काम की न्यूज इसके अंदर आज नहीं आई है। और स्टेट वाले पेज में भी पॉलिटिकल न्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। ये अगेन स्टेट की न्यूज है, ये भी पॉलिटिकल न्यूज है, बट इसके अंदर ये मेन चीज हम लोग को काम की नजर आ रही है, संगीत कला निधि अवार्ड्स। तो ये म्यूजिक अकेडमी ने संगीत कला निधि अवार्ड के विनर्स को जो है वो 2020, 2021 और 2022 के घोषित किया है। इनमें बस कुछ नाम बस आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, वोकलिस्ट और टीचर नेवेली आर संथाना गोपालन, और इसके अलावा मृदंगम मैस्ट्रो तिरुवर तिरुवरूर बक्तावत सलाम, इसके अलावा वॉयलिनिस्ट लालगुड़ी जी जे आर कृष्णन और जी जे आर विजय लक्ष्मी। तो इनको जो है वो अवार्ड जो है वो मिला है गाइस, संगीत कला निधि अवार्ड, आउटस्टैंडिंग जिनकी परफॉर्मेंस होती है, राइट, वेरियस जैसे म्यूजिक की फील्ड में, तो उनको रिकॉग्नाइज करके ये अवार्ड दिया जाता है। तो बस ये चीज है, और बाकी फिर हम लोग को ये सब न्यूज जो पॉलिटिकल न्यूज जो है वो देखने को मिल रही है, हमारे लिए इतनी काम भी नहीं है। अब आते हैं अपने एडिटोरियल के ऊपर। तो ये एडिटोरियल आज का काफी ज्यादा काम का है, फूड सिक्योरिटी के ऊपर ये एडिटोरियल है। पहली बात तो आप इसकी हेडलाइन टाइटल जो है वो देखें, फूड सिक्योरिटी डज नॉट नीड दिस सर्जिकल स्ट्राइक। आज की डेट में आप जानते हैं गाइस कि अभी कुछ समय पहले हमने अनाउंस किया था कि हम जो है वो जैसे फायदा उठाएंगे इस अपॉर्चुनिटी का, रशिया और यूक्रेन के वॉर की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे। और मैंने आपसे कहा भी था कि मेंस के आंसर में आपको लिखना है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर भी जो है हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी साबित हुआ। और किस टाइप की अपॉर्चुनिटी? कि रशिया और यूक्रेन के वॉर के कारण, क्योंकि रशिया और यूक्रेन जो है वो सबसे भारी मात्रा में
वीट को, गेहूं को जो है वो एक्सपोर्ट करते थे, और इस वॉर के कारण सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो गई। अब आसपास में कंट्रीज को गेहूं चाहिए तो कहां से मिलेगा? तो वो मिलेगा इंडिया से। तो ये हमारे लिए क्या थी? एक अपॉर्चुनिटी थी। बट आपको एक न्यूज पता होगी कि पहले हमने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह कंसिडर किया, फिर उसके बाद हमने क्या बोला कि हम जो है एक्सपोर्ट जो है नहीं करेंगे, राइट? फिर हमने फिर से बोल दिया कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। मतलब कि गवर्नमेंट की एक सटीक और लॉजिकल पॉलिसी फूड सिक्योरिटी के ऊपर नहीं हो रही, गवर्नमेंट जो है वो फ्लिप फ्लॉप जो है वो कर रही है। तो यही चीज जो है वो आर्टिकल के अंदर बताई गई है, तो उसको हम लोग एक बार देखते हैं, कवर करते हैं। और ये आर्टिकल जो है वो किनका है, तो आप देख सकते हैं, जब भी आर्टिकल पढ़ो तो एक बार देखो कि किस फील्ड के हैं वो ऑथर। सो मधुरा स्वामीनाथन, ये प्रोफेसर और हेड इकोनॉमिक एनालिसिस यूनिट की, इंडियन स्टैटिस्टिकल यूनिट बेंगलुरु सेंटर की हमें देखने को मिल रही है। और दो लोगों के व्यूज हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। एक है दीपक जॉनसन, ये एसोसिएट फेलो हम लोग को फाउंडेशन फॉर एग्रेरियन स्टडीज बेंगलुरु के देखने को मिल रहा है। चलिए, तो इन्होंने किस चीज के बारे में जो है वो चर्चा करी है कि इंडिया ने सडनली बैन अनाउंस कर दिया था गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर 13 मई 2022 को। और फिर कुछ दिनों बाद हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये वो समय है जिस समय पूरे दुनिया भर में गेहूं की शॉर्टेज चल रही है, और हमारे इंडिया के किसान जो है वो आगे आएंगे और पूरे दुनिया भर को खिलाएंगे, भाई पूरे दुनिया भर का पेट भरेंगे। तो ऐसा स्टेटमेंट, पहले आप बैन कर रहे हो फिर स्टेटमेंट दे रहे हो कि आप एक्सपोर्ट करोगे। तो ये आप कहीं से भी नजर नहीं आ रहा कि इंडिया जो है उसकी एक स्टेबल पॉलिसी है, राइट? इंडिया जो है वो उसकी स्टेबल वर्ड्स है, राइट? तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये सब चीजें काफी ज्यादा मैटर करती है। जब आप फ्लिप फ्लॉप कर दो, कभी भी अपनी लाइफ में फ्लिप फ्लॉप मत करो। एक बार डिसीजन लो, सटीक डिसीजन लो। बार बार फ्लिप फ्लॉप करने की जरूरत नहीं है, अरे मैं ये भी कर लेता हूँ, अरे मैं वो भी कर, कोई जरूरत नहीं। पहले एक चीज फिनिश करो, देन गो फॉर अनदर। सो गवर्नमेंट सेंट आउट कंफ्यूजिंग पॉलिसी सिग्नल्स, क्लियरली लिखा है, गवर्नमेंट जो है वो कंफ्यूजिंग पॉलिसी सिग्नल जो है वो भेज रही है लगातार, राइट? पहले हाँ कर दिया, फिर ना कर दिया, फिर हाँ कर दिया, ये कौन सी बात हुई भाई? सिस्टम ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट। और दूसरी बात, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरीके से कई बार बड़े बड़े डिसीजन खराब हो जाते हैं, और इस तरीके की हरकत जो करता है व्यक्ति कि पहले हाँ कर दिया, फिर ना कर दिया, फिर हाँ कर दिया, फिर उस पर लोग भरोसा नहीं करते। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये चीज मैटर करेगी। हमारा जो ये फ्लिप फ्लॉप वाला जो डिसीजन है ना, ये कई बार किस प्रकार के सिग्नल्स देता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि इंडिया के पास एक सटीक पॉलिसी नहीं है। इंडिया जो है वो कंफ्यूजन टाइप का जो है वो बन गया है। ये ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं इंटरनेशनल, तो इन सब चीजों से भी हमें बचना है, अपनी रेपुटेशन को अच्छा करने के लिए। क्योंकि रेपुटेशन किन लोगों की खराब होगी? उन लोगों की खराब होती है ना जो पहले हाँ बोल देते हैं किसी चीज को लेकर, फिर मना कर देंगे, फिर हाँ बोल देंगे, राइट? तो क्या हो रहा है? रेपुटेशन खराब हो रही है। आपको एक चीज पर सटीक रहना है और उस पर स्टिक होकर जो है वो काम करना है। चलिए, सिस्टम ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट कब से है हमारे यहाँ पर? मिड 1960 से हम लोग को देखने को पता है ना आपको ये सिस्टम पब्लिक प्रोक्योरमेंट का क्या है? ये सिस्टम हमारी सरकार किसानों से परचेज करती है और उसको गरीबों में बांटती है, राशन शॉप्स के थ्रू, फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू। पता है ना ये मेरी बात सभी लोग को? तो ये जो सिस्टम है पब्लिक प्रोक्योरमेंट का, कि सरकार जो है वो किसानों से जो ये खरीदती है, वीट जो खरीदती है, राइस जो खरीदती है, ये मिड 1960 से चला आ रहा है। और ये हमारी इंडिया की फूड पॉलिसी की बैकबोन है। और लिबरलाइजेशन पॉलिसी के पार्ट के तौर पर इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया कि फूड स्टॉक जो है वो इंडिया का नीचे गिरेगा, और इंडिया को फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता है, और ये फुलफिल हो पाएगी वर्ल्ड ट्रेड के थ्रू, राइट? ये चीज जो है वो इकोनॉमिस्ट का जो है वो कहना है। इसके अलावा जो प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट, जो गेहूं का जो प्रोक्योरमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और अभी इस गर्मी में जो प्रोक्योरमेंट हुआ है गेहूं का, जो खरीदारी हुई है गेहूं की, वो काफी कम हुई है। पिछले साल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने और भी दूसरी एजेंसीज ने 43.34 मिलियन टन व्हीट जो है वो प्रोक्योर किया था, खरीदा था। और इस सीजन में मात्र 17.8 मिलियन टन ही खरीदा गया है एज ऑफ मई 10, 2022। और गवर्नमेंट मतलब आज की डेट में प्रोक्योरमेंट कम कर रही है, खरीदारी कम कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि इससे सीधा सीधा असर किसको पड़ेगा? हमारी कंट्री के किसानों को पड़ेगा, राइट? क्योंकि उनको इनकम नहीं मिलेगी, उनका जो है वो लॉस होगा। तो यहाँ से हमारे लिए क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है? एक चीज हमें पता लग गया कि आज की डेट में सरकार जो है वो काफी कम प्रोक्योर कर रही है, परचेज जो है वो फूड ग्रेन्स को काफी कम कर रही है किसानों से, राइट? तो ये एक फैक्ट अपने दिमाग में रखना, क्योंकि ये चीज, ऐसी चीजें आप मेंस में उपयोग करेंगे। और सरकार जो है वो रिड्यूस किया है उसने अपने प्रोक्योरमेंट टारगेट को करेंट सीजन में 44.4 मिलियन टन से लेकर 19.5 मिलियन टन कर दिया है। और अगर
हमने पर्याप्त डिस्ट्रीब्यूशन को, मतलब हमने अगर प्रॉपर पॉलिसी नहीं ली तो हम ये इंश्योर नहीं कर पाएंगे कि फूड राशनिंग नेटवर्क के थ्रू प्रॉपर और पर्याप्त डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो ये एक दिक्कत है ना, कि देखो आप बात को ध्यान समझिए, जब हमारे पास हमारी सरकार ही अगर इतना पर्याप्त अनाज अपने पास नहीं रखेगी तो वो पर्याप्त मात्रा में अनाज डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर पाएगी, राइट? सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई आपके पास अगर स्टॉक होगा तभी तो आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, है ना? तो यही सेम चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि इफ पॉलिसी मेजर्स इंश्योर्स एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू फूड राशनिंग नेटवर्क एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस टू इंश्योर स्टेबल प्राइस, और इवन प्राइस भी जो है वो स्टेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि आप पूरा गेम जो है वो डिमांड और सप्लाई का है। क्योंकि अगर मार्केट में जो है वो डिमांड है और आपके पास जो है वो सप्लाई नहीं है तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, राइट? लिमिटेड सप्लाई और वो यही रहा है, और प्रोडक्शन भी हमारी कंट्री में लो है, इसलिए तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप इतने दिनों से चीजों को पढ़ रहे हो, अभी तो आपकी आज की डेट में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी कि बाहर मार्केट में इतनी महंगाई जो है वो क्यों बढ़ रही है। उसके पीछे की वजह लो प्रोडक्शन के कारण हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट? तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी ऑलरेडी डेवलप हो रही है। द मेन थिंग इज टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग। और अजम्पशन बस ये रखा गया कि राइस और चावल, सॉरी, चावल और गेहूं, राइस और वीट, तो पूरी कंट्री जो है वो राइस और वीट ही कंज्यूम करती है, तो ये अजम्पशन जो है वो रखा गया, और ऐसा है भी नहीं, राइट? हम लोग को देखने को मिलता है सदर्न साइड में अगर आप चले जाएंगे, साउथ के एरिया में चले जाएंगे, तो वीट बहुत कम लोग कंज्यूम करते हैं। इवन इन छत्तीसगढ़ ऑल्सो यू कैन सी पीपल कंज्यूम वीट इन अ वेरी लेस क्वांटिटी, राइट? तो ये एक चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। तो वो आपको उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो है वो फूड प्रोडक्ट्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। और इवन एमएसपी के अंदर भी आपको और भी फूड ग्रेन्स को शामिल करने की रिक्वायरमेंट और ये डिमांड न जाने कब से जो है वो किसानों की चल रही है कि एमएसपी के अंदर जो है वो लिमिटेड फूड ग्रेन्स को, प्रोडक्ट्स को जो है वो रखा गया है, राइट? तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है अलग से। और वीट का प्रोडक्शन भी जो है वो लो हुआ है, काफी कम हुआ है, और प्रोडक्शन की कमी होने के कारण प्राइस तो इंक्रीज होता ही है, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें कुछ आंकड़े हैं, आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं, बस बेसिक से सुन लीजिए कि वीट प्रोडक्शन जो है वो 103.6 मिलियन टन 2018-2019 में हुआ, 107.8 मिलियन टन 2019-2020 में हुआ, 109.5 मिलियन टन 2020 और 2021 में हुआ, और एक्सपेक्टेशन ये है कि 2021 और 2022 के लिए 11.3 मिलियन टन होना चाहिए था। बट अभी रिसेंट जो एस्टीमेट जो सामने नजर आया है उसके थ्रू पता लगा है 105 मिलियन टन हमें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं वीट का प्रोडक्शन मैं ये कह सकता हूँ कि ना ज्यादा बढ़ा है ना घटा है। हालांकि इसमें लिखा हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, बट अगर आप पूरे आंकड़ों को देखें 103, 107, 109, राइट, तो घटा है। 105 जो है वो हो गया, 9 से तो ठीक है, 9 से तो घटा है, राइट? तो ये चीज हम जो है वो कह सकते हैं कि यानी कि प्रोग्रेसिवली जो इंक्रीज होना चाहिए था वो घटा है, बट इतना ज्यादा भी नहीं घटा, राइट? 2018 और 2019 में जितना था वो उससे थोड़ा सा बस जो है वो ज्यादा बढ़ गया है, और पिछले साल के मुकाबले आप कह सकते हैं कि इसमें डिक्रीज हुआ है। और पूरे दुनिया भर में भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि रिडक्शन हो रहा है प्रोडक्शन में और ट्रेड में, राइट? यूक्रेन के वॉर के कारण भी ये इशू हम लोग को देखने को मिला, बट यूक्रेन का वॉर हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर साबित हुआ, क्योंकि रशिया और यूक्रेन जो है वो मेजर एक्सपोर्टर है वीट के ग्लोबल मार्केट का। वो जब अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया जो है वो दूसरी कंट्री को सप्लाई करेगी। और इवन पता है स्टार्टिंग में हम लोग क्या देख रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ है, बट आपको शायद एक न्यूज याद आ रही होगी जिसमें जब हमने पहली बार अनाउंस किया था कि हम दुनिया को जो है वो सपोर्ट करेंगे, हम इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेंगे, तो उस समय कहा गया था कि हमारे पास सरप्लस है फूड ग्रेन्स का, राइट? हमारे पास ज्यादा मात्रा में, बट आंकड़े जो है वो कुछ और जो है वो हम लोग को बता रहे हैं, यानी कि ये एडिटोरियल हम लोग को बता रहा है कि प्रोडक्शन कम हुआ है, बट सरकार का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि सरप्लस में प्रोडक्शन है, राइट? तो ये वाली बात भी है कि कई बार हमारे पास रिपोर्ट जो है वो प्रॉपर पुख्ता जो है वो नहीं आती है, राइट? और इसी के कारण कई केस में हम लोग को देखने को मिलता है हमारी कंट्री में हंगर की प्रॉब्लम ऑलरेडी है, आप जानते हैं, प्रिवेल कर रही है हमारी कंट्री में हंगर की प्रॉब्लम। बट बट फिर भी हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, इस बार हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, हंगर की प्रॉब्लम कम होने के बाद भी अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। हम टारगेट कर रहे हैं इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की। आपके घर में आग लगी है, पहले आपको अपने घर की आग बुझानी पड़ेगी, तभी आप सरवाइव कर पाओगे, राइट? तो ये चीज हमारी कंट्री में नहीं हो रही है। ठीक है, मैंने माना कि इंटरनेशनल रिलेशंस भी हम लोग को देखने पड़ते हैं, मैनेज करने पड़ते हैं, राइट? बट दैट डजंट मीन कि यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर ओन सिटीजन्स। आपको अपने सिटीजन्स का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? सो दिस शुड बी द अंडरस्टैंडिंग। और दो कोविड 19
के साल लगातार हमें देखने को मिले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने, आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आप जानते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हुआ, काफी सारी एजेंसीज हुई, उन्होंने भर भर के खाना जो है वो खिलाया लोगों को, जो भूखे लोग हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, उनको खाना खिलाया है, राइट। और इसके अलावा पीडीएस और ओपन मार्केट ऑपरेशन यूज्ड टू कूल डाउन फूड प्राइस इन्फ्लेशन। तो पीडीएस और ओपन मार्केट ऑपरेशंस हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये कई कई केसेस में जो फूड प्राइस, जो खाने के जो दाम है, जो इंक्रीज हो गए, बढ़ गए हैं, तो उसको घटाने का भी काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियस बात है कि इन्होंने परचेज कर लिया, परचेज करके उसको कम रेट में अगर देंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, तो ऑलरेडी आपने सप्लाई जो है वो मेंटेन कर दी, राइट। डिमांड मार्केट में है और उस डिमांड को आपने कम कॉस्ट से जो है वो कर दिया, राइट, मैनेज कर दिया कम कॉस्ट में, तो ऑटोमेटिकली फूड प्राइस का इन्फ्लेशन जो है वो डाउन हो जाएगा। और इवन पता है रूरल एरियाज में, कल भी हमने डिस्कस किया था कि ना ही सिर्फ शहर, गांव में भी हम लोग को इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो यही बताया जा रहा है कि रूरल कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी जो है वो ऑल इंडिया लेवल पर हाई हम लोग को देखने को मिल रहा है, 8.38%। रूरल फूड प्राइस इन्फ्लेशन 8.5%, राइट। तो ये चीज बताया जा रहा है, हायर देन द इन्फ्लेशन रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस ईयर। तो ये चीज भी है सर। इससे न्यूज का बुलेट्स क्या, मैं समझा नहीं अमित जी, क्या मतलब क्या बात बता रहे हैं आप? पूछ रहे हैं मतलब कि न्यूज का बुलेट्स मतलब, चलिए स्टेट जहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेटर है वहां पर लो इन्फ्लेशन रेट है, तो ये पॉइंट मार्क करिए कि जिस स्टेट में हम लोग को देखने को मिलता है कि पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो अच्छा रहता है, जैसे कि केरला हुआ, तमिलनाडु हम लोग को देखने को मिलता है हेल्दी रहता है, तो वहां पर प्राइस जो है वो डाउन होते हैं। तो और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अपना फॉर्मूला डिमांड और सप्लाई का लगाना है। मार्केट में डिमांड है, आपने उसको कम प्राइस से फुलफिल कर दिया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यही तो होता है कि कम प्राइस में जनता को जो है वो खाना प्रोवाइड कराना। तो क्या किया इन्होंने, डिमांड को जो है वो कम प्राइस में फुलफिल कर दिया, राइट। तो ये चीज है, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन रेट जो है वो डाउन होगा, जो कि यहां पर बताया गया। और इसके अलावा सर न्यूज का बुलेट्स पॉइंट, इस पूरे आर्टिकल के अंदर आप बोल रहे हैं बुलेट, मैंने अभी आपको बताया ना दो तीन चीजें रिकॉर्ड में रखने की और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की। जब मैं आपको बोलता हूँ कि ये चीज है वो मार्क कर लीजिए, तो आप चाहें तो उस चीज को जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि जिन भी स्टेट के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हेल्दी रहता है, बेटर रहता है, उस स्टेट के अंदर फूड इन्फ्लेशन कम होता है। ये चीज लिख दीजिए आप, ये मार्क करिए आप। इसके अलावा मैंने इससे पहले आपको जो चीज, मैं जब भी बोलूं ना कि ये चीज आपको मार्क करनी है, ये चीज ध्यान में रखनी है, तो उसका एक छोटा सा एक पॉइंट बना लिया करो, क्योंकि वो आपके मेंस के लिए जो है हेल्पफुल होगा। जैसे कि यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया कि आज की डेट में हमारे पास प्रोडक्शन कम है, वीट का प्रोडक्शन कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले, ये आप मेंशन करें कि फूड फूड प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ है। इंडिया की पॉलिसी जो है वो इंटरनेशनली स्टेबल नहीं है, ये आपको मार्क करना था। स्टार्टिंग मैंने बोला था कि कंफ्यूजिंग, ये आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग की पॉलिसी जो है वो कंफ्यूजिंग नेचर की नजर आई है इंटरनेशनली। यू हैव टू मार्क दिस पॉइंट, 3 पॉइंट बस, अभी तक 3 ही पॉइंट हुए जो आपको बस इसके अंदर ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी आगे चलते हैं, आगे होगा तो मैं 4-5 पॉइंट बताऊंगा, वो भी एक एक दो दो वर्ड, ज्यादा कुछ नहीं भरना है आपको, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। क्योंकि लोग बाग पता है गलती क्या करते हैं, हिंदू एडिटोरियल या पूरे हिंदू न्यूज़पेपर का डेली का 2-2 4-4 पेज के नोट्स बनाते हैं। अगर आप चलो 3 पेज की भी नोट्स बना रहे हो, 30 दिन में कितने पेज के नोट बन गए आपके, बताइए। कैलकुलेशन है सिंपल सा, 3 रोज 3 पेज के नोट बना रहे हो, 30 दिन में कितने बनेंगे? अरे चलो 2 पेज के नोट बना लो, 30 दिन में जो है वो कितने बनेंगे? 60 पेज बनेंगे। आप 60 से लेकर 90 पेजेस एक महीने में भर रहे हो अपने, एक साल में कितने भरोगे? 800-900 पेजेस, बल्कि उससे ज्यादा। उसको रिवीजन करने में ना पसीना निकल आएगा, और कोई रिवीजन करता नहीं है, साइड में रख देता है। तो यू शुड बी वेरी स्मार्ट इन दीज थिंग्स। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, पॉइंट्स भी नहीं, एक एक वर्ड लिखना है, सिर्फ एक एक वर्ड। तो सोचो आप कि क्या बुरी स्थिति जो है वो हो सकती है। मेंस, जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स लिख लो, और कुछ नहीं करना है। बाकी मैं जो जो आपको मैगजीन प्रोवाइड कराऊंगा उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वो मैगजीन गो थ्रू करनी है, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। दो कोविड-19 के ईयर्स देखने को मिले, तो देखो पीडीएस ने एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया, तो इसके बारे में भी हमने जान लिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया जाए? तो प्रोडक्शन अगर हमें प्रमोट करना है, इंक्रीज करना है, तो देखो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है,
प्रोडक्शन हमें जो रिपीट, अमित जी इसको पता है, जो लेक्चर जब आएगा ना रिकॉर्डेड लेक्चर, तब उसमें आप एक बार जो है वो देख लीजिएगा। मैं ऑलरेडी 3 पॉइंट्स जो बता चुका हूँ। गाइस यू हैव टू बी वेरी फोकस। जब मैं चीजें पढ़ा रहा हूं तो लीव एवरीथिंग और सिर्फ सुनो बात, और पेन को लेकर बैठो। और कुछ चीज छूट जाती है, डोंट वरी अबाउट इट यार, उस पोर्शन से जो है वो आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, उससे जो है वो कवर कर लेना। चलिए, सो टू प्रमोट प्रोडक्शन को हमें प्रमोट करना है, तो व्हाट पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि फार्मर्स को एक अच्छी इनकम प्रोवाइड कराना जरूरी है। उससे क्या फायदा होगा गाइस? उससे फार्मर जो है वो मोटिवेटेड रहेंगे और प्रोडक्शन को अपने बूस्ट करने में। गलती कहां पर होती है? गलती वहां पर होती है, आप एक कंपनी ओपन करते हो और कंपनी में अपने एम्प्लॉय को जब आप अच्छी सैलरी नहीं दोगे, तो वो एम्प्लॉय जो है, जो अपनी पूरी जी जान लगा रहा है, मेहनत कर रहा है आपकी कंपनी को बढ़ाने के लिए, क्या वो बढ़ाएगा? नहीं बढ़ाएगा। उसका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, और ये हुआ है। अगर हम अपनी बात करें अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में पीपल आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स अर्बन एरियाज। पता है ना, ये वाली चीज आपने पढ़ी है, लोग बाग जो है वो दूसरे अर्बन एरियाज की तरफ मूव कर रहे हैं, शहरी एरियाज की तरफ मूव कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग इनफ इनकम की वो अपनी फैमिली का ध्यान रख सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक केयर ऑफ फार्मर्स, और फार्मर्स का ध्यान रखा जाएगा इकोनॉमिकली, तो वो अपनी फील्ड का ध्यान रखेंगे और अच्छा प्रोडक्शन जो है वो करेंगे। एमएसपी, देखिए नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स ने भी अनाउंस किया कि एमएसपी जो वीट के लिए वो पर्याप्त नहीं है। गेहूं के लिए जो एमएसपी है वो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। और इवन मैंने तो खुद, जैसे कि हमारे बैच में एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे बताया था कि शुगर केन जो गन्ना जो है, उसको बेचने के बाद, गन्ना को बेचने के बाद किसानों के पास 90 दिन बाद पैसा आता है। आप सोचो 3 महीने तक किसान बिना पैसे के गुजारा करता है। भाई एडवांस में दो यार, एडवांस में दीजिए, एडवांस में देंगे तब फायदा मिलेगा। ठीक है। और फिर फार्मर जो है, उनको चिंता यही है कि सरकार जो है वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है प्रोक्योरमेंट में, क्योंकि अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है लो प्रोक्योरमेंट किया है सरकार ने। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस ईयर गवर्नमेंट गवर्नमेंट डिड लो प्रोक्योरमेंट। कम खरीदारी हुई है फूड ग्रेन्स की, राइट। तो ये एक पॉइंट आपके पास मिल गया। फूड सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा आज की डेट में बिल्कुल इमीडिएट है, बहुत जरूरी है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी एक चिंता वाली बात है। और एक वेल फंक्शनिंग पीडीएस कंट्रोल कर सकती है प्राइस को और राहत प्रोवाइड करा सकती है कंज्यूमर को। ठीक है, तो ये है। वीट और राइस में तो दे देते हैं कुछ एडवांस में, हाँ इसमें तो मिल भी जाता होगा शायद। बाकी स्थिति काफी ज्यादा खराब है। ठीक है, चलो आई थिंक ये एडिटोरियल आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। क्रिस्टल क्लियर? चलिए, मायोपिया क्या होता है गाइस? मायोपिया, मायोपिया क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस इसको अपन बोलते हैं। पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला धुंधला दिखता है दूर का, मेरे को भी है, मेरे को भी है। और आज की डेट में अब एक आर्टिकल आ चुका है कि आज की डेट में ये मायोपिया की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? सिंपल सी चीज है यार। अब देखो, हम अगर अपने किसी भी, जैसे कि आंखें हमें दी गई है देखने के लिए, हम सिर्फ जो है वो पास की चीजों को देखेंगे, तो हमारे ब्रेन को लगेगा कि अरे यार, और इवन हमारी जो मसल्स हैं आंखों के अंदर, उनको लगेगा कि अरे यार ये तो एफर्ट्स डालता ही नहीं है, दूर का देखता ही नहीं है, मतलब कि उसको ये लगने लगता है कि दूर का देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो क्या हो जाती है, वो वीक हो जाती है, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइज। भाई देखो क्या होता है, आज की डेट में मैंने मान लिया कि आपकी कैपेसिटी है सिर्फ 1 घंटा पढ़ने की। अरे आधे घंटे बैठ के पढ़ने की आपकी कैपेसिटी है, आप उसको आधे घंटे ही रखोगे तो आधे घंटे ही रहेगी। अगर आप उसको बढ़ाओगे तो वो बढ़ेगी। जिम जाते हो, जिम जाते हो, पहले दिन में एकदम से 10 किलो वेट तो दे नहीं देता है ट्रेनर उठाने के लिए। पहले दिन में कितना देगा? 2.5 किलो देगा। वो छोटे छोटे डंबल जाके उठाता है, ऐसा अजीब सा लगता है आजू बाजू देख के कि अरे यार कोई देख तो नहीं रहा, 2.5 2.5 किलो के डंबल उठा रहा है। फिर धीरे धीरे करके बढ़ता है।
तो द सीन इज कि हमें अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। जब हम अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम ठप पड़ जाएंगे। आंखें आंखें की बात की जा रही है यहाँ पर। आंख जो है, लोग बाग ने दूर देखना बंद कर दिया। मेरे साथ भी मैं जॉब करता हूँ, मैं घंटों घंटों तक लैपटॉप के सामने बैठा रहता हूँ। मैं नहीं निकल पा रहा हूँ बाहर, मैं दूर नहीं देख पा रहा हूँ। जो एक्सरसाइज होनी चाहिए आंखों की कि भाई देखो, एक कहा जाता है, ये मेरे डॉक्टर ने ही बोला था कि आप जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, 30 मिनट्स 45 मिनट्स के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लें, बाहर जाएं बालकनी में या घर के बाहर, और थोड़ा सा दूर का देखें, दूर दूर का देखें, तो वो भी आपके आंखों को भी हेल्दी रहेगा, आपकी आंखों के लिए भी। किसी एक ही चीज पर लंबे समय तक, हाँ, देखते रहे, पास की चीज, पूरा दिन स्क्रीन बुक, बिल्कुल लाइफस्टाइल के साथ ये चीज हो गई है, और ये चीज यहाँ पर बताई गई है आर्टिकल के अंदर। बहुत बेसिक चीज, देखो इतनी सिंपल चीज है, इससे रिलेटेड कोई नोट बनाएगा क्या? बट फिर भी लोग नोट्स बनाते हैं, बेवकूफी करते हैं। यू गाइस आर ऑफिसर, आपको बेवकूफी नहीं करनी है, पहले तो अपने एटीट्यूड के अंदर चेंजेस लेकर आओ। हम नोट सिर्फ उसके बनाएंगे जो चीज हमें पॉइंट्स फैक्ट लिखने हैं मेंस में, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हम नोट्स उसके बनाएंगे जिसके बारे में हमें नहीं पता, जिसके बारे में हमें फ्रेश इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब मायोपिया क्या है, अगर नहीं पता, भूल जाते हो तो लिख दो, उसका मीनिंग लिख दो। भाई दूर का जिसको दिखाई नहीं दे रहा वो मायोपिया, दूर का जिसे धुंधला दिख रहा है वो मायोपिया, बस इतना और सिंपल शब्दों में। अब शॉर्ट साइटेडनेस लिख दोगे, अब वही, अब शॉर्ट साइटेडनेस क्या है, थोड़ी देर बाद भूल गए। ऐसा लगने लगे कि यार पास का नहीं दिख रहा, क्या उसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, होता है लोगों के साथ कंफ्यूजन। अपने नोट्स को सिंपल बनाओ, ऐसा बनाओ कि जो, और कभी गलती मत करना दूसरे के नोट्स उठा के पढ़ने की। लोग आप दूसरे के नोट्स खरीदते हैं, इतनी बड़ी बेवकूफी करते हैं कि मैं क्या बताऊं आपको। कभी दूसरे के नोट्स नहीं उठा के देखना है, नहीं खरीदना है। अपन अपने खुद के नोट्स बनाएंगे, 1 से 1.5 साल देंगे एग्जाम को, और प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, क्रैक करेंगे एग्जामिनेशन। दिस शुड बी योर एटीट्यूड। चलिए, सो ये आर्टिकल जो है वो पहले देख लेते हैं कि किन का ये आर्टिकल है। सो हम लोग को तेजा जी का देखने को मिल रहा है, बलन त्रापू, ये एसोसिएट डायरेक्टर हम लोग को साइंस, हेल्थ डेटा और स्टोरी टेलिंग के देखने को मिलते हैं, और एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के हैं। और पवन वेरकी चेरला, ये साइंटिस्ट है और कंसल्टेंट हम लोग को देखने को मिलता है ऑप्टो मायोपिया सेंटर में। इनके व्यूज पर्सनल है, बट बहुत सही चीज इन्होंने कही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टीमेट लगाया कि लगभग 2 बिलियन लोग जो है वो मायोपिया की प्रॉब्लम से गुजरे थे 2010 में, लगभग 2 बिलियन लोग। और 2030 तक प्रोजेक्शन है कि 3.3 बिलियन लोगों को मायोपिया की प्रॉब्लम होगी। सोचिए, और ईस्ट एशिया और पैसिफिक के अंदर सबसे ज्यादा नंबर्स मायोपिया की प्रॉब्लम्स में के हम लोग को पिछले 10 सालों में देखने को मिल रहा है। और मायोपिया जो है वो कॉमनली बच्चों में जो है पाई जा रही है, जैसे जैसे वो बढ़ते जा रहे हैं, उनकी बॉडीज के अंदर चेंजेस आता है, तो उनकी आई बॉल जो है उसकी लेंथ जो है वो रिड्यूस हो रही है, या रिस्ट्रिक्ट हो रही है, या डैमेज हो रही है, राइट। इनकी जो आई की जो पावर हम लोग को लाइट को रिफ्लेक्ट करने को देखने को मिलती है, वो अलाय नहीं कर पा रही, और इसी कारण विजन जो है वो ब्लरी होता जा रहा है, बिकॉज लोग बाग अपनी मसल्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं। और प्रोग्रेसिव मायोपिया देखने को मिल रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसके कारण हाई मायोपिया तक हो जा रहा है, और इवन इतना खतरनाक हो सकता है कि आंखों से दिखना तक बंद हो सकता है, परमानेंट विजन लॉस तक हो सकता है। ये इतनी सीरियस प्रॉब्लम है। और एनवायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर्स निर्धारित करते हैं मायोपिया को, और सनलाइट का एक्सपोजर, और हेल्दी बैलेंस, डिस्टेंस और नियर वर्क के बीच में, राइट। तो ये सब चीजें नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मायोपिया की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है। काफी सारे बच्चे जो शहरी एरियाज में रहते हैं, वो ज्यादातर इंडोर अपना समय जो है वो व्यतीत करते हैं, बिताते हैं। स्कूल पे और घर पे हम लोग को देखने को मिलते हैं इंडोर समय व्यतीत कर रहे हैं, नियर वर्क वाला काम कर रहे हैं, मतलब कि बुक पढ़ना, पास से टेलीविजन, लैपटॉप, फोन, तो ये सब चीजें जो है वो देखना। तो उसके कारण जो है वो क्या होगा, उसके कारण हमारी कैपेसिटी जो दूर देखने की है वो रिड्यूस होती जाएगी, और आंखों के ऊपर लोड पड़ेगा। ये चीज जो है वो हो रहा है, और पेंडेमिक ने इस चीज को बढ़ावा दे दिया, एक्सेलरेट जो है वो कर दिया, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 15 to 25 बोला जाता है, और ट्रिगरिंग एंड इंक्रीज इन मायोपिया प्रिवेलेंस, तो इसी के कारण मायोपिया बढ़ता जा रहा है। डेटा हम लोग को ईस्ट एशियन कंट्रीज का नजर आया, जो कि अलार्मिंग है, राइट। इवन कोरोना वायरस से पहले 80 से 90% हाई स्कूल के बच्चे ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिले जिन्हें मायोपिया है, और नियरली 20% जो है वो हाई मायोपिया के केसेस हम लोग को देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वार्निंग दी है ग्लोबल मायोपिया एपिडेमिक के बारे में, जहां पर मिलियन ऑफ आवर चिल्ड्रन आर एट रिस्क ऑफ विजन इम्पेयरमेंट, भारी मात्रा में लाखों की संख्या में बच्चों को आंखों की परेशानी है, प्रॉब्लम्स है।
50% पूरी दुनिया भर की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, उसे मायोपिया हो जाएगा 2050 तक। सोचिए, ये देखो, ये वाला रिकॉर्ड आप मेंशन कर सकते हैं। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, सोर्स में आप लिखिए WHO, क्योंकि जब आप मेंस का आंसर लिखें तो मेंस के आंसर में ये लिखिएगा कि अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 50% पूरे दुनिया भर की जो आबादी है उनको मायोपिया हो जाएगा 2050 तक। और इंडिया के अंदर एक टाइम था जब 30 में से 1 लोग जो हुआ करते थे जिन्हें मायोपिया की प्रॉब्लम थी। आज की डेट में जो स्कूल के जो बच्चे हैं, 5 में से 1 उनको मायोपिया की प्रॉब्लम है। ये फैक्ट लिख लो, ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये एक चीज है। और नियरली 65% इंडिया की पॉपुलेशन आज की डेट में रूरल एरियाज में रह रही है। और अर्बनाइजेशन जैसे जैसा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मायोपिया का बर्डन भी बढ़ता जा रहा है। और मायोपिया कैन बी ट्वाइस एज हाई अमंग द अर्बन चिल्ड्रन कंपेयर टू रूरल वन। गांव के क्षेत्र में, क्योंकि गांव के क्षेत्र में आउटडोर एक्टिविटीज ज्यादा होती है, राइट? इंडोर जो है वो कम होती है, बट फिर भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, गांव में भी इंडोर एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है, राइट? तो ये एक अच्छा आर्टिकल था मायोपिया से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से पूरी चीज आपको समझ आ गई होगी। ये वाला जो पहला पहला जो आर्टिकल है, और ये जो मेन आर्टिकल है, मतलब कि इसके साइड वाला जो आर्टिकल बीट कंफ्यूजन का है, और ये वाला जो आर्टिकल है बिल्कुल सेम है पूरी चीज, इसमें और कोई डिफरेंट जो है वो नहीं है। सेम हुई है कि सेंटर जो है वो कंफ्यूज हुई है और इस प्रकार से एक्टिविटीज जो है वो कर रही है बीट के एक्सपोर्ट को लेकर। तो सेम ही आर्टिकल है, तो इसको पढ़ेंगे नहीं क्योंकि पूरी चीज आज है इसमें। ठीक है, चलिए। बॉक्सिंग डेज तो मैंने आपको कल जो है वो बताया था। निखत जरीन का नाम आपको ध्यान में रखना है। ये देखो, ये फैक्ट है, ये एडिटोरियल में भी आ गया है, तो बस ये इनका फैक्ट ध्यान में रखो, क्योंकि स्पोर्ट की न्यूज भी आ जाती है, राइट? अभी भी सिविल सर्विसेज यूपीएससी ने स्पोर्ट्स की न्यूज भी जो है वो पूछी है, तो स्पोर्ट्स की न्यूज पर ये ध्यान जो है वो रखिएगा इस चीज का। निखत जरीन, ठीक है? तो ये नाम बस ध्यान में रखना। वुमेन्स 52 केजी क्लास में इनको वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन जो है ये बन गई है, राइट? तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलिए, कोई बात नहीं रिंकी जी, बट ट्राई किया करो बिल्कुल 9 बजे आने की, क्योंकि क्लास बिल्कुल 9 बजे होगी और बिल्कुल टाइम पर जो है वो आपकी क्लास होगी। चलिए, ये वाला आर्टिकल काफी अच्छा था, हमीद अंसारी जी ने जो है वो लिखा है, बट इस आर्टिकल के बारे में आप ऑलरेडी जानते ही हैं। आपको पता ही है कि ईरान के यूपर जो है वो क्या स्थिति है, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में क्या इश्यूज चल रहे हैं। ईरान के न्यूक्लियर इश्यूज के बारे में भी आपको जो यूक्रेन, मतलब वो सॉरी, यूरानियम यूरानियम के बारे में भी आपको जो है वो पता ही है, तो वो उसमें ज्यादा कवर करने की जरूरत नहीं है आपको। ये भी एक अच्छा आर्टिकल था, बट इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग को नहीं मिली। मतलब ये चीज थी कि भाई हमें हमारा जो बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है, तो क्या करें? तो आपको पता ही है उस चीज के बारे में, भाई बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन हो रही है, तो आपको करना क्या है? जो बंजर जमीन है, डिग्रेडेड लैंड्स है, जो एरिया जो डिफॉरेस्ट हो चुके हैं, तो आपको उसको एफॉरेस्टेशन पे काम करना है, राइट? डी डेजर्टिफिकेशन पे काम करना है, राइट? और आपको जो सॉइल्स है, एग्रीकल्चर है, उसको रेजुविनेट करने पे काम करने, अच्छा करने में काम करना है, राइट? तो ये एक चीज है सिंपल सी, बस बाकी उसमें कुछ खास जो है वो काम का नहीं है हमारे लिए। देखो, एलओसी क्या है, जरा कोई मुझे बताएगा एलओसी क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एलओसी? व्हाट डू यू मीन बाय एलओसी? बताइए, कल मैंने आपको पढ़ाया था इस चीज के बारे में। वेरी गुड अमित। लुकआउट सर्कुलर, बताओ लुकआउट सर्कुलर होता क्या है? क्या होता है कि कुछ लोग जब ट्रैवल करते हैं, एयर ट्रैवल करते हैं, तो उनको रोक लिया जाता है, उनकी तलाशी ली जाती है, पूछा जाता है कि भाई क्यों जा रहे हो, क्यों, क्या काम है ऐसा कि आपको जाना पड़ रहा है। चेक किया जाता है कि कहीं कोई घोटाला करके तो नहीं भाग रहा। तो जैसे कि जब आप डीएम बनेंगे, जब आप एसपी बनेंगे, तब उस समय आपके पास ये अथॉरिटी होगी एलओसीज जारी करने की इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट, कि भाई ये शहर छोड़ के ना जाए। तो पहले ही जो है वो अथॉरिटीज को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को बता दिया जाएगा कि ये व्यक्ति है, एलओसी की लिस्ट में है, अगर ये कहीं बाहर जाता है तो तुरंत रोको, इन्वेस्टिगेशन करो, कंफर्म लो करो कि क्लीन चिट है कि नहीं, तभी भेजो इसको। तो ये चीज है, तो इसके बारे में आप जानते ही हैं, बाकी कुछ स्टोरी पढ़नी नहीं। जो अंडरस्टैंडिंग, जिस चीज एक बार एक टॉपिक से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, जहां वो डेवलप हो गई, घुमा फिरा के भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसका आंसर दे पाओगे। ये मेहुल चौकसी पीएनबी के मामले में फरार हुआ था, 280 करोड़ रुपए का घोटाला पहली बार में रिकॉर्ड किया गया था। और अभी जो है वो कहां पर है? डोमिनिका में। बताओ जरा डोमिनिका कहां पर है? कल दिखाया था मैंने आपको डोमिनिका। बताइए, सेंट्रल अमेरिका में ये हम लोग को देखने को मिलती है, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। याद आ रहा है? कल मैंने आपको दिखाया था।
तो वहां पर जो है वो ये अपनी सिटीजनशिप जो है वो प्रूव कर रहा है। यस, कैरिबियन सी वहां पर। वेरी गुड ज्योति जी, वेरी गुड। चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिप्स लगातार बढ़ती जा रही हैं, राइट? क्यों बढ़ती जा रही हैं भाई? बहुत बेसिक चीज है। इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है भाई? वही तो लिखा होगा ना कि जो दुनिया में चल रहा है। तो आपको अपना दिमाग लगाना है पहले से एडवांस में। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में यू हैव टू यूज योर ब्रेन। फोरकास्टिंग आपको करनी है पहले से। क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप की आवश्यकता है बताइए? क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। रेगुलर बेसिस पर नए नए स्टार्टअप्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, नया नया इनोवेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी की फील्ड में। नई नई डिवाइसेस जो है वो आ रही हैं। कोरोना वायरस पेंडेमिक के समय पर सप्लाई चेन जो है वो रिड्यूस कम हो गई थी। यस, सेमीकंडक्टर का जो है वो शॉर्टेज हो गया था, इसलिए इसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए अब प्रोडक्शन जो है वो किया जा रहा है। हमारी कंट्री के अंदर भी सेमीकंडक्टर जो सिलिकॉन चिप्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोगों ने पैसा लगाया है। सिंपल, बस। तो ये चीज है। अच्छा, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस आए हैं। जैसे May 20 एक फैक्ट है। May 20 को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी और वर्ल्ड बीस डे के तौर पर मनाया जाता है। 20th में, है ना? पहले भी मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया था। बट क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन मीटर कन्वेंशन 1875 में साइन हुआ था, इसलिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजी। और एंटोन जंसा, ये बी कीपिंग की फील्ड में पायनियर थे, राइट? बी कीपिंग की फील्ड में। तो इनकी जो बर्थ डेट जो है वो 20th मई है, इसलिए वर्ल्ड बीस डे इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। ये स्टेट पीएससी इस प्रकार की चीज पूछ सकती है। अच्छा, देखो, आपको इलेक्ट्रिक करंट का तो वो पता होगा कि इसका जो है वो यूनिट, बेसिक यूनिट जो है वो क्या है इलेक्ट्रिक करंट की? तो एम्पियर। तो एम्पियर के बारे में आप जानते हैं। एक है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो चमकीली इंटेंसिटी होती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो कितना लाइट जो है वो फेंक रहा है, तो उसकी जो यूनिट है वो है कैंडेला। तो ये फैक्ट ध्यान में रखो, कैंडेला। और तीन प्रकार के रेसिडेंट्स हम लोग को बी हाइव्स में, मधुमक्खी के जत्ते में देखने को मिलते हैं। एक तो वो रानी मक्खी, और वो वर्कर जो काम कर रहे होते हैं वो शहद लेकर आते हैं। और एक होते हैं ड्रोन्स, राइट? अब ये ड्रोन्स का क्या काम है मुझे नहीं पता, किसी को पता है तो जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताना। राइट, बताओ जरा, थोड़ा सर्च करके बताओ कि ये ड्रोन का काम क्या होता होगा। मेरे ख्याल से ये ड्रोन का काम प्रोटेक्ट करने का होता होगा, आई थिंक। मैंने शायद काफी पहले जो है वो पढ़ा था इस चीज के बारे में, मधुमक्खी के बारे में। तो पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, क्योंकि वर्कर्स का काम तो होता है कि मधुमक्खी के लिए शहद जो है वो अवेलेबल करवाना, छत्ते के लिए। और ड्रोन्स का काम मेरे ख्याल से प्रोटेक्शन देने का ही होगा। एक बार कंफर्म कर लेना। फिर एक और चीज, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? तो सर एडमुंड हिलैरी और तेंजिंग नॉर्गे। तो ये वो व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे 1953 में। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट बताइए, माउंट एवरेस्ट कहां पर लोकेटेड है? नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। रटा होना चाहिए माउंट एवरेस्ट की हाइट। तो कितनी है बताओ जरा, किसी को पता है यहाँ पर लाइव क्लास के दौरान? बेटा 8848, 8848 है। 8850 आप कंसिडर नहीं करोगे अभी, क्योंकि अभी इंडिया ने 8848 जो है वो कंसिडर कर रखी है। 8850 अभी नहीं करोगे आप। अभी आप उस न्यूज को बता रहे हो जो रिसेंटली जो है वो आई थी कि माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो बढ़ गई है। लेटेस्ट रिकॉर्ड ही हमें देखने को मिल रहा है। बट ऑफिशियली इस चीज को चेंज नहीं किया गया। 8848 ही है, इसलिए मैंने बोला 8848। अपन अपन को इंडिया का देखना है ना बाबा, अपन को नेपाल और चाइना का तो नहीं देखना ना। यस, यस, एग्जैक्टली। अपन ने डिस्कस भी किया था, मैंने बोला भी था सर, अपन को 8848 जो है वो रखना है। राइट, वेरी गुड। चलो, रिकॉल कर पा रहे हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुड। चलिए, इसके अलावा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में, जो कि होगा जापान में। और यूनाइटेड स्टेट्स का ये इनिशिएटिव है। ट्रेड पार्टनरशिप होगी इस क्षेत्र में उसको लेकर। ये बेसिकली एक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिल्डअप करेगा क्वाड कंट्रीज के बीच में। ये इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जब ये होगा तब इसके बारे में और डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। बट ये अभी काउंटर कर रहा है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क किस चीज को? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को, जिसकी मेंबर इंडिया नहीं है। ये 15 मेंबर की बॉडी है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और 17 मेंबर की बॉडी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। तो मिस कॉल आया मम्मी का। एक बॉडी है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, राइट? अब इन दोनों बॉडी की जो हम लोग को मेंबर देखने को मिलते हैं उसमें चाइना है। तो हम एक्चुअली क्या है, इस प्रकार के जो ट्रेड रिलेशनशिप क्रिएट करने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जहां पर चाइना है वहां से हम हट गए। क्यों वहां से हम हट गए, उसके पीछे की वजह क्या है? बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको समझाता हूँ गाइस। देखो, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि चाइना हमारी कंट्री के अंदर
प्रोडक्ट्स को डंप कर देता है, सस्ते रेट के प्रोडक्ट्स भेज देता है और हमारे इंडियन मार्केट को डैमेज करता है। ये पता है सभी को? इस चीज को क्या बोलते हैं? डंपिंग। डंपिंग बोलते हैं इस चीज को। इसलिए हम एंटी डंपिंग एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करते हैं, ड्यूटी लगाते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी, है ना? तो ये फैक्ट आपको पता है अभी। तो अब होता क्या है, अब हम अगर किसी ट्रेड फोरम से, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गए, एक एग्रीमेंट हमने कर लिया, ठीक है? जिस एग्रीमेंट में लेट्स से कि 15 कंट्री हैं और उनमें से जैसे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ले लो, उसमें एक कंट्री चाइना है। अब ये एग्रीमेंट कैसे होते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं वो एक दूसरे को अपने प्रोडक्ट जो है वो सस्ते रेट में देंगी, एक दूसरे को प्रोडक्ट सस्ते रेट में देंगी। किस तरीके से? इंपोर्ट ड्यूटीज को आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है वो आप अपना एक रिलेशन क्रिएट करो, ट्रेड रिलेशन। अब हमें क्या डर है? हमें डर है कि अरे यार चाइना के साथ दोस्ती करना मतलब ये चाइना फिर से ये सस्ता माल हमें बेचेगा, और चाइना माल तो आप जानते हो, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। राइट? तो ये वाली चीज भी आपको पता है, राइट, चाइना के बारे में। और दूसरी चीज, हमारी इकोनॉमी के लिए कैसे खराब है ये चाइना का माल? क्योंकि आप मुझे एक चीज ये बताइए, हम चाइना का ये माल परचेज करेंगे तो पैसा किसे देंगे? पैसा चाइना को देंगे। और जब हम ये पैसा चाइना को देंगे तो फायदा किसका होगा? चाइना का होगा। और वहीं अगर हमारा प्रोडक्ट है, हम अगर उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो पैसा किसको मिलेगा? हमारी कंट्री के वर्कर्स को मिलेगा, हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी, राइट? तो ये एक चीज है। क्या क्वेश्चन आया है? प्राची जी लिख रही है कि अब चाइना किसी और कंट्री के थ्रू भेज सकता है इंडिया में, इसीलिए हमने कंट्री ऑफ ओरिजिन की प्रैक्टिस शुरू कर दी, टैगिंग शुरू कर दी। कंट्री ऑफ ओरिजिन याद है? ये आपने जो बोला ना कि चाइना जो है वो किसी और कंट्री के थ्रू भेज सकता है, पर हमने ही बोला कि भैया हम कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट कराएंगे तो हमें कंट्री ऑफ ओरिजिन देखना है, उसके बाद ही एंट्री मिलेगी बेटा। ठीक है? क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर कि हम क्यों जो है वो चाइना को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं ट्रेड रिलेशनशिप में, इकोनॉमिक रिलेशनशिप में। ठीक है? बाकी और कुछ न्यूज काम की नहीं है। इंडिया जो है वो 26 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो एज अ सपोर्ट के तौर पर प्रोवाइड करा रही है श्रीलंका को, राइट? जानते हो आप वहां पर स्थिति जो है वो काफी ज्यादा खराब है। और ये केस है कृष्णा जन्मभूमि ऑर्डर का, तो इस पर इतनी कुछ खास इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काम किया है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट केरला का है, तो बस ये बेसिक सी चीज पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, ये बस आपको ध्यान में रखना है। बाकी पॉलिटिकल न्यूज है, पॉलिटिकल न्यूज आपके काम की नहीं है। ये जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। जगन्नाथपुरी मंदिर को व्हाइट पगोड़ा कहा जाता है, इज इट राइट और नॉट? जगन्नाथपुरी मंदिर को व्हाइट पगोड़ा जो है वो कहा जाता है। यस। ब्लैक पगोड़ा कौन सा है? ब्लैक पगोड़ा कोणार्क, कोणार्क सन टेम्पल, ब्लैक पगोड़ा, राइट? तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। 12वीं सेंचुरी का ये जगन्नाथ मंदिर हमें देखने को मिलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट करेक्ट चेक कर लेना। गंगा डायनेस्टी, गंगा डायनेस्टी ने इसको बनाया हुआ है ना? गंगा डायनेस्टी के शासक के द्वारा इसको बनाया गया है। चलिए, तो इस प्रकार की चीज आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आपको पता होना चाहिए। डावोस में इसकी मीटिंग हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट? यहाँ पर सीएम, मिनिस्टर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो है वो टारगेट कर रहे हैं, एम कर रहे हैं। नियरली 100 सीईओ और डजन ऑफ गवर्नमेंट लीडर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, राइट? और ये डिस्कशन कर रहे हैं कि ट्रेड को जो है वो कैसे इंक्रीज करें। ठीक है? ये एक आईएएस ऑफिसर है। अभी ये पूरा केस जो था, हालांकि केस इंपॉर्टेंट नहीं, जनरली सुन लो कि एक आईएएस ऑफिसर के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई की जा रही है। क्यों क्यों कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि उसने जानबूझकर लोगों की इंफॉर्मेशन वेरीफाई नहीं करी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में। तो आपको पता है कि एनआरसी की प्रोसेस कहां पर चल रही है? आसाम के अंदर चली थी, जिस प्रोसेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इलीगल माइग्रेंट्स जो भी उनको आइडेंटिफाई करना और उनको डिपोर्ट करना, राइट? तो ये चीज आप जानते हैं। तो एक आईएएस ऑफिसर वो सही तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा था, तो उसको, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो उसको लेकर ये टॉपिक है। केन्स फिल्म फेस्टिवल, देखो घूम फिर के बार बार जो है वो न्यूज में आ रहा है। केन्स जो है वो फिल्म फेस्टिवल एक बहुत बड़ा, याद रखिएगा, केन्स फिल्म फेस्टिवल। और ये फ्रांस का हम लोग को देखने को मिलता है। पूरे दुनिया भर का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है, राइट? केन्स। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी इंटरनेशनल न्यूज भी वही रिपीटेड हम लोग को रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड देखने को मिल रही है। कुछ खास चीज है नहीं। क्वाड की मीटिंग जो है उसके, उसको क्रिटिसिज्म मिल रहा है चाइना का, वो तो मिलेगा ही, कॉमन सी बात है। चाइना पसंद करती नहीं, चाइना इवन क्वाड ग्रुप को जो है वो बोलती है कि ये नाटो है, इंडो पैसिफिक का। बांग्लादेश के अंदर फ्लड की स्थिति जो है वो हम लोग को देखने को मिली कि ठीक हुई है थोड़ी, बट बहुत जाने के लिए बांग्लादेश के अंदर फ्लड के कारण। ठीक है? ये बिजनेस पेज काम का नहीं है, फिर स्पोर्ट्स पेज, और इसी के साथ अपना आज का लेक्चर होता है फिनिश।
और आप लोगों को कुछ मैं बताना चाहता हूँ इसके बारे में, हमारे बैच के बारे में। एक मिनट। और अनअकैडमी से कुछ भी चीज परचेज करो तो झा सर कोड को जरूर जरूर यूज करना। हमारे 12 मंथ्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 13 जून 2022 से आपकी क्लासेस हैं और क्लास में ही पूरी की पूरी बुक जो है वो कवर करवाई जाती है और साथ ही साथ आपके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं। लाइव लाइव क्लास मतलब क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मिल जाएंगी जब तक के लिए आप बैच में रहते हैं, यानी कि 12 महीने के लिए पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेगी। बाइलिंगुअल कोर्स होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। क्लास में ही सभी के सभी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, 15,000 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको इसके अंदर करवाई जाती है। पूरा जीएस पेपर 1 2 3 4 अच्छे से आपका कवर करवाया जाता है। सर, दो कोड यूज कर सकते हैं, जैसे आपका 10% ऑफ मिलता है और मुझे भी मिला है। अरे वाह। आपको तो स्कॉलरशिप आई थिंक मिली होगी, वो आप यूज कर सकते हो, स्कॉलरशिप के लिए ले सकते हो। 25% मेरे ख्याल से आपको स्कॉलरशिप मिली आई थिंक, है ना? हाँ हाँ, नहीं वो मिल जाएगा, वो 10% पर एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको, तो टोटल 35% का आपका हो जाएगा। कौन सी बुक्स की बात कर रहे हो आप अमित जी? उसकी टेंशन मतलब मेरे ख्याल आप तो कोर्स में हो ना, मेरे ख्याल से आप बैच में हो ही हमारे, तो वो पूरी क्लास में आपको पीडीएफ वगैरह भी सब दे दी जाती है। जिस जिन जिन किताबों की पीडीएफ अवेलेबल है सब मिल जाती है। एनसीईआरटी तो बिल्कुल आपको उसकी पीडीएफ मिलेगी, आप उसकी टेंशन लो ही मत। एक बार आप बैच को ज्वाइन कर लेते हैं तो पूरा सपोर्ट जो है वो आपको दिया जाता है। जो जो कोई भी बुक खरीदने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ अलग से खरीद लेना, जो जिसकी पीडीएफ अवेलेबल नहीं होती, बाकी तो मैं सबकी पीडीएफ अरेंज करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए गाइस फिर साइन ऑफ करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस। जय हिंद।